तो मतलब CHO में भी नहीं हो रहा था आपका, हाँ। नॉरसेट में भी नहीं हो रहा था, हाँ। और पहले भी आप उसमें रह गए थे। हाथ दिखाया तो बोला यार बेटा भाग्य में तो नौकरी नहीं है। उस नॉरसेट में क्वालिफाई मार्क्स भी नहीं आए, 200 में से मेरे सिर्फ 35 नंबर आए। 2024 की दोनों प्रीलिम्स फेल। बस रोज यही दुआ करता भगवान मेरे को उठाए। हर साल नॉरसेट में और कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये कन्फर्म 1.5 महीने में अगर मैं कर सकता हूँ, पापा का सपना था कि मैं प्रॉपर दिल्ली एम्स में ही नर्सिंग ऑफिसर बनूं। नर्सिंग ऑफिसर तो चलो दूर की बात, HMA ही नहीं हुआ अपना तो जबरदस्त तरीके से डिप्रेशन में रहने लग गया, तो ऐसा सिलेक्शन हो गया। तो पापा का एक ही वर्ड था, वो पहले ऐसा था जिसको मैं 7 साल से वेट कर रहा था, लेकिन उनके माइंड में एक डाउट आया कि लड़की वड़की का चक्कर होगा, किस्मत खराब है, जॉब भी नहीं मिली, प्राइवेट भी नहीं मिली, चलो गवर्नमेंट तो नहीं मिल रही है। अपने जिसकी वजह से मैंने MBBS छोड़ा, उसने किसी और की वजह से मेरे को छोड़ा। कि नर्सिंग को पूरी तरह छोड़ना ही है, अपने को नहीं करना। हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो भाइयों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं जनरली मोटिवेशनल स्टोरीज आप सारे लोगों के सामने लेके आता हूं कि भाई कैसे नॉरसेट क्रैक किया, कैसे एम्स दिल्ली अलॉट हुआ, ऐसे करके बहुत सारी अपनी मोटिवेशनल स्टोरी मेरी देखी होगी। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर जिस शख्स को मैं आपके सामने लेकर आया हूं और जो मोटिवेशनल स्टोरी है, भाई लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वीडियो एंड तक देख लेना, मेरी गारंटी है आपने पूरी यूट्यूब हिस्ट्री में इस लेवल की मोटिवेशनल स्टोरी नहीं देखी होगी। ज्यादा वेट ना करवाते हुए बाकी मैं डायरेक्ट रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस शख्स को आप फ्रेम के अंदर देख रहे हो इतनी देर से, वो अपना छोटा सा इंट्रो दे सारे लोगों को। सर हाय एवरीवन, माय सेल्फ दिनेश कुमार यादव। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं और मैंने नर्सिंग जयपुर नर्सिंग कॉलेज डंड से पास आउट किया है और 2018 में पास आउट हूं मैं, और अब 2025 में मेरा दिल्ली एम्स में सिलेक्शन हुआ है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिनेश जी आपका, कि आपने कौन सा एग्जाम क्रैक करके और आपकी क्या रैंक आई एम्स के अंदर? सर इसी साल मैंने 2025 में नॉरसेट 8 क्रैक किया है और इस बार मेरी 855 रैंक थी। 855 रैंक हाँ जी। नॉरसेट 8 से? नॉरसेट 8 में। अच्छा, और फिर आपने एम्स दिल्ली मिला है मेरे को। एम्स दिल्ली मिला, और आपको चाहिए भी एम्स दिल्ली? एम्स दिल्ली चाहिए था, मेरा सपना भी यही था और मेरे घर वालों का सपना भी यही था। तो मतलब आपके कब ऐसे दिमाग में आई कि यार भाई मतलब कि मुझे एम्स दिल्ली चाहिए? देखो, जब मतलब 2012 में जब मैं पास आउट हुआ था ना, तब घर वालों का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन चीजें थी इस वजह से मैं कुछ मतलब बैरियर थे कुछ, इस वजह से मैं MBBS तो नहीं कर, तो इसलिए घर वालों ने सोचा कि नर्सिंग कर ले, तो अब MBBS तो कर नहीं रहा है तो नर्सिंग ही कर ले। तो मैंने 2014 में जयपुर नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। 2018 में मैं पास आउट होकर निकल गया था। फिर जैसे 2018 में पास आउट हुआ तो मेरे 2017 में एक इंसिडेंस हुआ था। 25 सितंबर 2017 को एक दोस्त थे, उसने थोड़ा चीट कर दिया मेरे साथ में, तो उसके चक्कर में मैं 5-6 महीने उसी चक्कर में पड़ा रहा। फिर एक मूवी आई थी, वो शादी में जरूर जरूर आना, मेरे प्यार का इंतकाम देखेगा। हाँ, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बस दिमाग में वो चीज थी कि कुछ अलग करते हैं। नर्सिंग तो चल ही रही थी, लास्ट ईयर थी मेरी, फाइनल ईयर थी, तो सोचा कुछ अलग करते हैं। तो नर्सिंग उसी टाइम में छोड़ने का मैं मूड बना लिया, भाई नर्सिंग को यहीं ब्रेक करते हैं और RPS UPSC की देखते हैं। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली, जयपुर में दौलत खान इंस्टीट्यूट है अपने, तो वहाँ कोचिंग ज्वाइन कर ली RPSC के लिए, RS के लिए। उस टाइम में आ गई थी, वैकेंसी आई हुई थी, 5 अगस्त की उसके एग्जाम थी RS प्री की। तो बस दिमाग में वही था, उसने चीट किया तो उस वजह से बस वो जो गाना था कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखी, वो सुनता मोटिवेशन होता, उससे जबरदस्त तैयारी कर रहा मतलब। लेकिन बीच में मेरी एग्जाम थी 15 जुलाई से नर्सिंग फाइनल ईयर की, तो मैंने वो भी स्किप करने की सोच ली थी कि नर्सिंग को पूरी तरह छोड़ना ही है, अपने को नहीं करना नर्सिंग। बट मेरे सीनियर थे विक्रम सर, उन्होंने मेरे को समझाया कि दिनेश एक बार तू नर्सिंग को क्लियर कर, तू एग्जाम ही तो देना है ना तेरे को, सही बात है, कि एक बार एग्जाम दे। तो मैं उनके कहने पे एग्जाम तो दे दिया, सोल्ड पेपर पढ़ के कैसे भी एग्जाम दे दिया, और 25-26 जुलाई को मेरी एग्जाम खत्म हो गई थी। 27 जुलाई को मेरा प्रैक्टिकल था, नर्सिंग से फ्री हो गया था मैं। उसकी मेरा कोई वो नहीं था कि मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा नर्सिंग में 4th ईयर में, वो कोई नहीं। मेरा मेन टारगेट था 5 अगस्त का, तो मैंने 5 अगस्त को RS प्री दी। उसके बाद में थोड़ा रिलैक्स हुआ। इतनी तैयारी थी मेरी 2-3 महीने की, इतनी ज्यादा लंबी तैयारी थी नहीं, तो RPS इतना जल्दी इतना आसान है नहीं कि क्रैक हो जाए, तो मैं फेल हो गया उसमें, RPC में। हाँ, प्रीलिम्स में फेल हो गया। फिर सोचा UPSC की तैयारी करते हैं, लेकिन वही था ना कि थोड़ा इंग्लिश वगैरह का होता है। ये तो UPSC का किसी को पहले सिलेक्शन से पहले कीड़ा रहता है, किसी को बाद में होता है, लेकिन ठीक है चलो। फिर तो वो था ना, वो गुस्सा हो रहा था ना अंदर कि किसकी वजह से अपने, जिसकी वजह से मैंने MBBS छोड़ा, उसने किसकी वजह से, किसी और की वजह से मेरे को छोड़ा। तो बस वो गुस्सा था मेरे को, उसी वजह से मैंने RPS UPSC की सोची। मैं तैयारी करने लग गया वापस, RPSC की तैयारी करने, नर्सिंग को छोड़ दिया। पास हो गया था मैं, फाइनल ईयर में कंप्लीट थी मेरी डिग्री। फिर एक फेज आया 19 में, इसमें मतलब लंबी चलती है, वैकेंसी भी थोड़ा लेट आती है और 4-5 साल लगे जाते हैं। तो घर वालों ने समझाया भी मेरे को
कि यार तू एक बार नर्सिंग में ट्राई करना, वापस तेरे फील्ड में ही जा तू। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो बनूंगा तो आर से बनूंगा। फिर अचानक से प्रेशर आ गया शादी का, मम्मी की तबीयत खराब हो गई, तो फटाफट घर वालों ने 19 में मेरी 5 फरवरी को एंगेजमेंट करके और 16 अप्रैल की शादी फिक्स कर दी। फिर शादी फिक्स कर दी तो ठीक है, अब शादी कर रहे हैं तो क्या ही करते, शादी हो गई मेरी। तो उसके बाद में वापस से मेरे को समझाया घर वालों ने भी, मेरे रिश्तेदारों ने भी, कि एक बार आप नर्सिंग में वापस जाओ, एक बार नर्सिंग की करो, उसके बाद में कर लेना तैयारी। तो मैं वापस स्टार्ट कर दिया नर्सिंग की 2019 से, कोचिंग स्टार्ट कर दी जयपुर जाके और तैयारी करने लग गया। तैयारी कोचिंग चल रही थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कोचिंग में, क्योंकि सोल्ड पेपर से पढ़ के पास हुए थे तो क्या ही पता पड़ेगा। सही बात है। लेकिन वो था ना कि दिमाग में होता ना, बस कोचिंग करना है 6 महीने, ये फ्री होके फटाफट चलना है यहाँ से कोचिंग करके। और 1-1.5 महीने जब बच रहा था कोचिंग का, अचानक से वो कोविड आ गया, कोविड की फर्स्ट वेव आ गई। तो लॉकडाउन वगैरह 22 मार्च को लॉकडाउन लग ही गया था, तो जयपुर छोड़ दिए थे हम, मतलब 8 मार्च के बाद में जयपुर छोड़ के आ गया था, मैं घर पे आ गया था। तो मेरे दिमाग में तो वही कीड़ा था आरपीएससी का, कि तैयारी तो आरपीएससी आरएससी बनना है। तो घर आके फिर मैंने वापस छोड़ दी नर्सिंग 19 में, वापस उसी लेवल पे मैं वापस जाना चाहता था कि एक बार इसी की तैयारी करते हैं। फिर वही होता ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। लॉकडाउन हो गया था, सब घरों में पैक थे, तो कीड़ा था, पता नहीं क्या हुआ वो, मतलब एक तरह से संगत का असर होता है, किसी के ऐसी संगत मिली कि वहां से मेरा इतना मतलब फॉल होना स्टार्ट हो गया। मैं आरपीएससी सब भूल गया उस टाइम से, और शेयर मार्केट में उतर गया। तो वो लालच होता है, एक मीठा जहर है, तो मैं उसमें उतर गया धीरे धीरे। स्टार्टिंग में नया नया तो कुछ पता नहीं था, ट्रेडिंग कैसे होती है क्या होती है, मैंने पैसे इन्वेस्ट करने स्टार्ट कर दिए। स्टार्टिंग में तो किस्मत या कुछ भी मानो 10-20 हजार रुपए प्रॉफिट आ गया, सोचा क्या करेंगे नौकरी वोकरी का, तो मैं उसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लग गया। पढ़ाई मेरी धीरे धीरे छूट रही थी मेरे से, मैं पूरी तरह से उसमें मतलब इन्वॉल्व हो गया। अगले 5-6 महीने में पैसे डूबते गए मेरे, समझ नहीं आया मेरे को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन वो था ना कि ले लेंगे उधार किसी से, तो सबसे मतलब उधार ले लेके, और मेरे लॉस लग गया बहुत, मतलब एक्सट्रीम लेवल का लॉस लग गया उस टाइम। मेरा दिमाग खराब हो गया कि अपन किस लेवल पे कर रहे हैं, कहाँ थे, क्या सोच रखे थे, किस लेवल पे आ गए अपन। सही बात है। तो फिर मैंने 2021 में फिर मैं एक बार मतलब सर्जरी हो गई मेरी थी फिस्टुला की, उस वजह से ब्रेक लग गया उन चीजों पे, तो उस रिकवर होने में मेरे को 1 साल लग गई। तो वापस 2022 में मैं झटका लगा, मैं बहुत जबरदस्त तरीके से डिप्रेशन में रहने लग गया। इतना झेल नहीं पा रहा था अकेला, किसी को नहीं पता था, सिंगल पर्सन को घर में नहीं पता था मेरे, सिर्फ मेरे को पता था, एक मेरा दोस्त है उसको पता था इन चीजों का। तो मैं सोचा यार करे क्या, वो मांगने वाले परेशान करने लग गए, 1-2 साल से ऊपर हो ही गया था। मैंने सोचा चलो एक बार वाइफ को तो बताते हैं। मैं बोला कि घर पे किसी को मत बताना, अभी मैं तेरे को बता रहा हूँ, बाद में देखेंगे जो भी होगा। मैंने वाइफ को बता दिया कि ये बात है, इस वजह से मैं डिप्रेशन में रहता हूँ। और 2 दिन बाद में वाइफ ने घर वालों को बता दिया। वाइफ सगी थी घर वालों के। तो उसने 2 दिन बाद में घर वालों को बता दिया कि इस वजह से डिप्रेशन में है। घर वालों को शक तो था कि ये इतना टेंशन में क्यों रहता है, सिलेक्शन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, बिजनेस है वो देख लेंगे, लेकिन उनको थोड़ी पता था कि एक्चुअल बात क्या है। घर वाले अचानक से सदमे में आ गए, मतलब मेरे से इतनी उम्मीदें थी घर वालों को। पहले एमबीबीएस छोड़ा मैंने, उनको फिर एक बार दिल तोड़ दिया। फिर जब ये बातें पता चली तो फिर उनको झटका लगा कि यार इससे तो बहुत उम्मीद थी, ये कहाँ जा रहा है, कौन सा रास्ता पकड़ लिया। मेरे घर वालों कुछ नहीं बोला, उतार दिए। लेकिन वो फिर मैंने ये गलती उससे टाइम कर दी कि मैंने पूरा नहीं बताया, थोड़ा मैं सोचा कि लग जाएंगे, अपन उतार देंगे अपने हिसाब से। मैं फिर वो उतार दिए, फिर सोचा अब पढ़ेंगे, अब नर्सिंग में झंडा गाड़ेंगे। वापस तैयारी स्टार्ट कर दी 2022 में। उसमें अगस्त उसमें थी 14 सितंबर की एग्जाम थी, मैं तो वापस तैयारी स्टार्ट कर दिया, 5 अगस्त से स्टार्ट कर दिया वापस। उसी टाइम में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो पढ़ा क्या ही करता, वापस तैयारी स्टार्ट कर दिया। उसमें मैं सिर्फ 1 नंबर से रहा हूं मैं। कौन सा कोई पेपर दिया आपने? हाँ 2022 में 2000 नॉर्सेट का। ओके। उसमें 1 नंबर से रहा था, आईएम इंजेक्शन का एंगल गलत करके आया हूं मैं। उसी 1 नंबर से इतना जबरदस्त झटका लगा मेरे को। उसी दिन जिस दिन रिजल्ट आया ना, उस दिन मैंने सोशल जो अकाउंट था ना मेरा फेसबुक, उस टाइम बंद कर दिया। कसम खा लिया कि अगर फेसबुक चलाऊंगा ना सक्सेस होने के बाद में चलाऊंगा, अदरवाइज कभी लाइफ में फेसबुक वगैरह कुछ नहीं चलाऊंगा। फिर वापस 2023 के लिए तैयार हो गए कि आ रही है 23, 1 नंबर से तो रहे ना, कोई ज्यादा तो है ही नहीं। तैयारी स्टार्ट कर दिया। 2023 में जून में पेपर था, बहुत जबरदस्त, 16 जून को पेपर था, बहुत जबरदस्त झटका लगा। 200 में से मेरे सिर्फ 35 नंबर आए। उस नॉर्सेट में क्वालिफाई मार्क्स भी नहीं आए, सीटें खाली गई थी। तो मैं सोचा यार ये तो किस्मत में नहीं है। फिर इतना मतलब हो जाता है ना, 2018 से मैं पेपर तो दे रहा था नॉर्सेट के, तो 3-4 साल हो गए थे, तो थोड़ा सोचा यार किसी को पूछते हैं। तो महाराज, हाँ इनके पास गया, हाथ दिखाया, तो बोला यार बेटा तेरे भाग्य में तो नौकरी नहीं है, मतलब तू पास तो पहुंच जाता है लेकिन तेरे को मिलेगी नहीं है, मतलब ये ग्रह वगैरह का दिक्कत है, और ये तेरे को
उस लेवल पे जाने नहीं दे रहे जहां तू पहुंचना चाहता है। तो दिमाग में आ ही जाता है सही बात है कि यार ये सही बोल रहे हैं। और फिर मैं 1-2 नंबर से रह रहा था ना, तो इस वजह से भी दिमाग में चीजें आ ही जाती है। फिर मैंने 2023 में पीजीआई चंडीगढ़ का पेपर दिया था, तैयारी तो थी बढ़िया, उसमें मैं 3 नंबर से रह गया, 67 कट ऑफ गई थी, मेरे 64 नंबर थे, उसमें 3 नंबर से। तो ये चीजें हो रही थी ना। फिर मैंने सीएचओ का पेपर दिया, राजस्थान सीएचओ का, उसमें तो 80-20 था नहीं, उसमें मेरे 292 नंबर थे और कट ऑफ थी 297 नंबर, तो उसमें 5 नंबर से रह गया, मतलब एक तो मतलब सीएचओ में भी नहीं हो रहा था आपका, हाँ। नॉर्सेट में भी नहीं हो रहा था, हाँ। और पहले भी आप उसमें रह गए थे, एक 2 नंबर से रह रहा था। फिर सब घर वाले भी बोले कि यार तेरे सीएचओ में भी नहीं हो रहा, तेरा यहाँ भी नहीं हो रहा, चल वहां तो 80-20 है, यहाँ कौन सा 80-20 है। उस टाइम में 8000 पोस्ट थी, 7800 तो बहुत होती है राजस्थान में, और पेपर भी बहुत इजी था, लेकिन वही थे ना, किस्मत नहीं थी। तो वो चीजें मेरे को सच में लगने लगी पंडित वगैरह की, यार रियल में किस्मत में नौकरी नहीं है। फिर मैंने सोचा एक बार और तैयारी करते हैं। 2023 में जो पेपर 2022 का थोड़ा वो 23 वाला जून वाला पेपर थोड़ा बाहर आ गया था सोशल मीडिया पे, तो एम्स थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, उसने प्रीमेंस लागू कर दी। तो जैसे प्रीमेंस आया मैं घबरा गया कि यार प्रीमेंस कैसे क्लियर करेंगे, ये तो यूपीएससी वाली तर्ज पे आ रहा है। सही बात है। फिर मैं सोचा यार अपना सपना था यूपीएससी का और प्रीमेंस देने का, चल नॉर्सेट में देते हैं, एम्स में देते हैं प्रीमेंस। मतलब थोड़ा डर तो लगा है प्रीमेंस क्या होगा, कैसे क्वालिफाई होंगे, कैसे मार्क्स, पता नहीं था ना। मैंने 2023 का सितंबर वाला प्री दिया, मेरा क्लियर हो गया प्री, मेंस में लग गया अच्छे से। फिर वही 54 नंबर थे, 57 कट ऑफ गई थी, फिर अगेन रह गया मैं। फिर थोड़ा थोड़ा वो कर्जे वाले दुखी करने ही लग गए वापस से, फिर वो चुल मच गई यार कर्जा तो उतारना है, तो उस वजह से फिर मैं डाइवर्ट हो गया। 4 सितंबर में एग्जाम फेल हो गया था, अक्टूबर में रिजल्ट आया था, जहाँ 2021 में खड़ा था वही 24 में खड़ा हो गया जनवरी में। फिर दिमाग में भयंकर डिप्रेशन रहने लग गया, पागल सा हो गया, मतलब किसी से कुछ कह भी नहीं सकता था। चीज ऐसी थी क्योंकि गाँव में कोई नहीं समझता इन चीजों को, मैं जिस ट्रैक पे जा रहा था बहुत टफ था मेरे लिए ये चीजें, कि मैं पढ़ भी रहा हूँ, वो सब चीजें भी मेरे दिमाग में, उन चीजों को लेकर मैं साथ बढ़ रहा था धीरे धीरे। उसके बाद में 2024 का मैं प्री दिया, अप्रैल का, फेल हो गया मैं मेरा दिमाग खराब हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता भाई, अब सिलेक्शन हो रही है, कर्जा भी है ऊपर से, इसको भी उतारना है। मैं सोचा कहीं ज्वाइन करके फिर पढ़ लेते हैं, ज्वाइन भी कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, या कॉलेज या हॉस्पिटल। मैंने इंटरव्यू देने स्टार्ट कर दिए, 2-3 जगह दिया, बोल देते ठीक है आ जाना, और बैक कॉल नहीं आता था। मैं और डिप्रेशन में चला गया, अरे तो किस्मत खराब है साला, जॉब भी नहीं मिली, प्राइवेट भी नहीं मिली, चलो गवर्नमेंट तो नहीं मिल रही है, प्राइवेट में भी थोड़ा बैक हो गया, तो और डिप्रेशन में चला गया। फिर घर वाले ने बोला कि एक बार तू वापस कोचिंग कर और जयपुर जा, 24 की बात है ये। तो मैंने वापस जयपुर जाके और सेल्फ ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया रूम पे। प्रीलिम्स सोचा इस बार देखेंगे क्या होता है, वापस तैयारी स्टार्ट कर दी। प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था 19 सितंबर 2024 को, अगेन फेल, प्रीलिम्स फेल 2024 में। 2024 की दोनों प्रीलिम्स फेल, झटका इतना भयंकर लगा। 19 सितंबर को रिजल्ट आया था, 20 सितंबर को जयपुर छोड़ के आ गया था, अब नहीं पढ़ाऊंगा। घर वालों को साफ मना कर दिया भाई मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, और मैं बाहर जाऊंगा, दुबई वगैरह का प्लान बना लिया मैंने, क्योंकि मेरा दोस्त जा रखा था, वहां सैलरी वगैरह बढ़िया थी। अब घर वालों को पता नहीं था कि इसके कर्जा वगैरह हो रखा था, मेरे दिमाग में तो एक ही था कि उधर आराम से बाहर जाएंगे, 1.5 लाख रुपए सैलरी है, 2-3 साल कमा के कर्जा उतार के फिर आ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो घर वालों को कहाँ पता था, मैं पासपोर्ट वीजा वगैरह बनवाने में लग गया। तो वो प्रोसेस स्टार्ट थी, और उधर से वापस स्टार्ट कर दिया मैंने, ट्रेडिंग वापस स्टार्ट कर दी 19 सितंबर के बाद में। मैं उस टाइम में इतना जबरदस्त हालत खराब हुई मेरी, अगले 5-6 महीने के पीरियड में मेरे को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मैंने हर जगह से लोन उठा लिए, हर किसी से उधार ले लिया, बहुत इतना अमाउंट, मतलब मैं बताऊंगा ना तो कोई बिलीव भी नहीं करेगा इन चीजों पे कि यार ऐसा हो सकता है। वो तो मैं जानता हूँ, मेरे घर वाले जानते हैं, तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चला, किसी को नहीं पता, मेरे दोस्त को पता। तो फिर वो बोला तू भाई मर मत जाना और देख लेंगे बाद में। उसको एक ही डर था, सबको ही पता है मैं करियर भी बर्बाद, कर्जा भी हो रखा है, कोई इंटेंशन नहीं है, लाइफ का क्या मकसद है क्या नहीं है, पागलों की तरह घूम रहा हूँ, हर किसी से पैसे उधार मांग रहा हूँ। तब सोचे पैसों का करता है क्या है ये, हर दूसरे दिन किसी पैसे मांगूंगा तो सबके दिमाग में थॉट आएगा ना। सही बात है। बट मेरे तो दिमाग में होता है बस पैसे मिल जाए, कहीं से ट्रेडिंग कर दूं, पैसे जीत जाऊं, कर्जा उतार दूं। सही बात है। इस चक्कर में ऐसा फंसा मैं दलदल में कि मैं उस दलदल से निकल नहीं पाया। बहुत कोशिश की निकलने की, बहुत कोशिश की घर वालों को बताने की, घर वालों को इस वजह से नहीं बता पाया कि यार जेल पाएंगे कि नहीं जेल पाएंगे। मैं तो झेल रहा था, लेकिन ये टेंशन थी कि अगर अपनी वजह से किसी को कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इस वजह से मैंने घर वालों को बताना उचित नहीं समझा और मैं झेलता गया।
लग गए मेरे धीरे धीरे जनवरी में। पढ़ाई तो हो ही नहीं रही थी, मैंने 19 सितंबर से पढ़ाई को क्लोज कर दिया था। मेरा दुबई का प्लान फिक्स हो गया था, फरवरी में जाने वाला था मैं। तो उसमें एक दिक्कत आएगी डीएचए के एग्जाम की। तो सोचो यार इधर नर्सिंग का एग्जाम क्लियर नहीं होता, डीएचए के तो कहाँ से होगा। ऐसे इंसिडेंस हुआ अचानक से 19 जनवरी की शाम को, एक ऐसा इंसिडेंस हुआ वो मेरे लाइफ को चेंज कर दिया। मतलब पापा को कुछ चीजें पता चल गई मेरी कि इसके कुछ फाइनेंशियल दिक्कत है, इस वजह से टेंशन में है। तो मैं उसी रात में अटेम्प्ट किया था मैंने 19 जनवरी की। तो घर वाले टेंशन में आ गए कि भाई इतना बड़ा बेटा है, इतना पाल पोस के बड़ा किया है, तो अगर इसके कुछ हो गया तो अपन क्या करेंगे। मैंने बताया नहीं कि भाई ये दिक्कत है। मैं उसी दिन इतना सोचा कि आज तो कुछ भी हो जाए 19 जनवरी की रात। लेकिन उस इंसिडेंस में पापा के हेल्थ प्रॉब्लम हो गई। मैं सोचा कि यार अपनी वजह से किसी को कुछ हो गया तो लाइफ में कितना ही सक्सेस हो जाए, कुछ नहीं कर पाया। तो मैं पिघल गया, मेरी आंखों में आंसू आने लग गए कि बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। ये बात है, मेरे कर्जा है, मेरे से पढ़ा भी नहीं जा रहा। उन्होंने पूछा कितना कर्जा है, उन्होंने मेरे को पेज दिया, इस पे लिख दे जो भी कर्जा है ना तेरे, इस पे लिख दे। मैं जितना भी था ना, क्रेडिट कार्ड, बैंक लोन्स वगैरह जो भी थे, मैं सारा लिख के उनको दे दिया। जैसे ही उनको दिया तो अचानक से वो शौक हो गए, इतना कर्जा तू जी रहा है। मैं बस ऐसे गर्दन को नीचे झुका के और हूँ हाँ हूँ मैं जवाब दे रहा। तो वो बोलते तेरा फोन दे। फोन देने के नाम से मैं नीचे हो गया। फोन में तो सारी डिटेल्स वगैरह थी, मतलब हिसाब वगैरह सबका पड़ा हुआ था। ऐसा कुछ था नहीं उसमें, बट वही था ना, हिसाब वगैरह, दोस्तों का कॉल वगैरह आए उनको के मैं जैसे उन्होंने फोन मांगा मैंने दे दिया। लॉक था फोन, तो बोले लॉक खोल। तो जैसे वापस दिया मैंने डायरेक्ट व्हाट्सएप डिलीट कर दिया और जो भी था उसको सब कुछ डिलीट करके मैंने घर वालों को दे दिया फोन। ये लो, उन्होंने फोन ले लिया। मेरे को बोला कि ठीक है तो आज से फ्री है, कर्जा वर्जा हम उतारेंगे, जो भी है तू फ्री है, उन्होंने की तरफ देखना भी मत। मेरे एक ही टेंशन कि किसी का कॉल आ गया तो क्या करेंगे। ऐसे वाले को तो कॉल, वो गाली गलौज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने वो सिम बंद करवा दी, मेरी बंद करवा दी। अब घर वाले सोचे इस पे कॉल क्यों नहीं आ रहा, तो उस पे कॉल कहां से आते, मैंने बंद करवा दी थी। लेकिन उनके माइंड में एक डाउट आया, किसी लड़की वड़की का चक्कर होगा, इतने पैसे आजकल वो चल ही रहा था ठगी वगी का। उन्होंने बोला कितने सिम है, कितने बैंक अकाउंट्स वगैरह है, मेरी डिटेल ले ली सारी, मैंने दे दी। ऐसा तो कुछ था ही नहीं, मैंने चुपचाप दे दी, मेरे कॉल डिटेल्स निकलवा लिए। दुनिया का सबसे पहले शक उसी पे जाता है कि भाई ये तो यही है, भाई सब यही होगा। हाँ, चोरी वोरी का तो चक्कर था ही नहीं, उससे तो बहुत दूर दूर हो चुका था मैं, सब ऐसे ही है भाई। हाँ, उस चीज का तो मेरे डर था नहीं मन में कि क्या है, जो था मैंने बता चुका था। सच बात है। तो मेरे बैंक अकाउंट से ले ली, डिटेल्स ले ली, मेरे स्टेटमेंट निकलवा लिए और कॉल डिटेल्स वगैरह सब नहीं। वैसे तो कॉल डिटेल्स एक प्राइवेसी होती है, सच बात है, वो गलत था। मेरे को इस चीज का बहुत दुख हुआ, अपनी कॉल डिटेल्स क्यों निकलवाई गई। मैंने सब कुछ बता दिया, मैंने बैंक स्टेटमेंट दे दिए, उसमें सब कुछ आ गया था, फिर कॉल डिटेल निकलवाई, किसी लड़के का चक्कर था। डरा नहीं, मेरे को गुस्सा आया कि यार ये कौन सा मतलब है, प्राइवेसी भी होती है ना सच बात है लाइफ में। अरे भाई समाज ऐसा ही है। तो मेरे को बहुत दुख हुआ उस टाइम में। लेकिन उस टाइम बस जिस दिन कॉल डिटेल, मेरे उस दिन इतना गुस्सा था कि कोई मतलब ही नहीं, अब क्या ही बचे। लेकिन मेरे जो सबसे छोटे छोटे अंकल है, वो नर्सिंग ऑफिसर थे राजस्थान गवर्नमेंट में, उन्होंने छोड़ दिया और मेडिकल है हमारे, तो उन्हीं पे उन्होंने मेरे को बोला चल कोई बात नहीं दिनेश। जो इस दौरान पे सारे जो पैसे थे वो सारे घर वालों ने 10-15 दिन में मेरा फोन ले लिया उन्होंने, जिनके था उनके नंबर ले लिए उन्होंने, 10-15 दिन में सबका सोल्ड आउट कर दिया। मतलब कोई फिर उसके बाद में कर्ज वर्ज कुछ नहीं बचा। हाँ, सबको फ्री कर दिया। कल ने बोला मेरे को एक मौका और ले ले, बस मैं उसी का वेट कर रहा था, एक मौका और ले ले। तो मैं बोला हाँ मेरे को एक मौका ही चाहिए, क्योंकि सारा सब कुछ फ्री तो था ही। डिप्रेशन इतना था कि वो मतलब तैयारी करने की तो सोच नहीं सकता कोई भी हो, सब चीजें झेल चुका था, बदनामी झेल चुका था। अब मेरे अपनों ने मेरे को बदनाम किया, इस कदर बदनाम किया, जो चीज थी नहीं ना उसको लेकर मेरे को बदनाम किया। सोसाइटी करती उसी चीज के लिए। लेकिन मैं मतलब पैसे थे, हार गया, लॉस हो गया, शेयर मार्केट में लग गए, वो कोई बात नहीं थी। लेकिन वो था ना, दुनिया गलत पे ज्यादा वो करती है, मसाला चाहिए, मसाला चाहिए कि हाँ मसाला तो चाहिए। तो उस दौरान मतलब इतना जबरदस्त तरीके से मेरे को बदनाम हुआ, मेरे अपनों ने बदनाम किया। आज भी मेरे इस चीज का दर्द है, दुख है कि मेरे अपनों ने मेरे को बदनाम किया, जो चीज थी नहीं उस चीज को लेकर मेरे को बदनाम किया। बट क्या ही करता, थॉट इतने जबरदस्त थे दिमाग में, लेकिन वो थी ना कि बदनाम हो जाऊंगा मैं। इस वजह से लेके थोड़ा मेरे को अभी थोड़ा रुकते हैं। बाद वाले बोले एक चांस और ले, मैं बोला ठीक है एक चांस दे दो। वो बोले फोन वोन कुछ नहीं देंगे तेरे को, ऑफलाइन जो पढ़ना है तेरे नोट्स वगैरह से पढ़ ले, ऑनलाइन वगैरह तू बोले कि फोन दे दे ऑनलाइन पढ़ ले। मना कर दिया साफ। बोला ये तो कैसे पॉसिबल होगा भाई, मेरे को पढ़ाई छोड़े हुए पूरे 6 महीने हो चुके थे, सितंबर बाद में मैंने कंप्लीट छोड़ रखा था। मतलब ठीक है, अब आप ऐसे बोल रहे तो ऑफलाइन पढ़ लूंगा मैं, तो नोट्सों से करना तो है। तो हमारे चंदवाजी मेडिकल के पीछे जस्ट प्लॉट है, तो वहाँ एक रूम दे दिया मेरे को, वहीं पे मेरा सिस्टम सारा सेट कर दिया, नोट्स वगैरह वहीं डाल दिए। मेरे को सुबह ले जाते 7 बजे,
12 बजे मेरा खाना आता, रूम लॉक रहता बाहर से, उस रूम से वॉशरूम जाना, वॉशरूम से रूम, बस। तो ये कोई नॉर्सेट activity 8 की तैयारी कर रहे थे आप? हाँ, नॉर्सेट 8 आ गया था उस टाइम में। उससे पहले सीआरई का एग्जाम, सीआरई ने फर्स्ट टाइम निकाला था, तो मैं सोचा, मैंने फर्स्ट एड का कोर्स कर रखा था, तो मैं सोचा यार एचए बन जाते हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंट। हाँ, मैं सोचा पहले बेरोजगारी तो खत्म करें ना, उसके बात बाद में देखेंगे नर्सिंग ऑफिसर। तो 16 फरवरी के बाद में मैंने एचए की तैयारी स्टार्ट कर दी। 26 फरवरी को एग्जाम थी एचए की। सोच के देखो, आप सोच के देखो, मैं तो खुद सुनने में मेरे को ऐसा डर सा लग रहा है। आगे बताइए। तो एचए की तैयारी नोट्स वोट्स मंगवा लिया फोटोकॉपी दोस्त से, मैंने एचए की तैयारी स्टार्ट कर दी कि भाई इसमें तो हो ही जाएगा, नर्सिंग अपन इस लेवल पे तैयारी गए तो हो ही जाएगा। एचए का एग्जाम देके रिलैक्स हो गया, लेकिन रूटीन तो वही था, मेरे को साथ ले जाते, मेरे को अकेला नहीं छोड़ रहे थे। वो रिजल्ट आ गया उसका एचए का, उसमें रात को रिजल्ट आ गया था, मैंने देखा 16 मार्च को रिजल्ट देखा, 3195 रैंक। एचए में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो अब क्या होगा? नर्सिंग ऑफिसर तो चलो दूर की बात, एचए में ही नहीं हुआ अपना, तो मैं और ज्यादा डिप्रेशन में चला गया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। उस दिन पूरे दिन मैं रूम पे जाके ये सोचता रहा, लाइफ में कुछ नहीं हो सकता यार, एचए में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा। मैं बस रोज यही दुआ करता, भगवान मेरे को उठा ले, नेचुरल अभी हिम्मत है नहीं, बदनाम ज्यादा हो जाऊंगा। मैं सोचा कि एक बार बस खा ले मेरे को, मेरे जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने बहुत नींद की गोलियां खाई, कुछ असर नहीं होता था, बस मैं बस सो जाऊं, मैं उन पे भी जाके ऐसा बस सो जाऊं, कोई मन नहीं था तैयारी करने का। 2 दिन में ऐसे ही रहा। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, एक इंसिडेंस ऐसा हुआ, यार एक बार तैयारी करते हैं, करना तो है ही, वैसे भी जीना तो है नहीं, बदनाम जबरदस्त तरीके से था, सोचा एक बार वापस से तैयारी करते हैं। वो 16 मार्च की सुबह, उस दिन मैंने कसम खाई, किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करना, उस पीरियड तक 12 अप्रैल को प्रीलिम्स था, उस तक किसी से कुछ बात नहीं करना, चुपचाप अपनी तैयारी करना है, जो होगा वो देखा जाएगा। 16 मार्च की सुबह से 12 अप्रैल की सुबह तक मेरे को कोई अता पता नहीं है कब दिन हो रहा है, कब रात हो रहा है। मैं घुस गया किताबों को लेके, मेरे नोट्स थे, फोन वगैरह कुछ था नहीं, किसी से कॉन्टेक्ट वगैरह करने के लिए मना कर दिए। इवन मेरे को यहाँ तक लाइब्रेरी जाने के लिए मैं मना कर दिया घर वालों ने, कि किसी दोस्त से नहीं मिलना, पढ़ना है तो ऐसे पढ़, फाउंडेशन में कर दिया। मेरे को ये था यार इस जेल से तो बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये जेल कितने दिन झेलेंगे अपन। फिर मैं तैयारी स्टार्ट किया नॉर्सेट 8 के लास्ट मान के। घर वाले मेडिकल समलाई दी थी, लेकिन कुछ सीख जा, मेडिकल करवा देंगे। मेडिकल की दुकान ले ली पापा ने, हमारे घर के पास है सुंदरपुरा स्टैंड पे, बोले कि ये लास्ट है, उसके बाद में मेडिकल देंगे तेरे को। मैं सोचा यार करेंगे जिंदगी, ये तो बहुत गंदी हो जाएगी। मैं जबरदस्त तैयारी जुट गया, रात दिन कुछ अता पता नहीं है, घर पे कोई हेडेक थी नहीं, परेशान करने वाला था नहीं। सुबह 7 बजे जाता, रात को 7-8 बजे आता अंकल जी के साथ में। एक्सट्रीम लेवल की तैयारी स्टार्ट, यही था बस इस बार क्रैक करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लोगों के ताने भी थे दिमाग में, बदनाम भी था, कुछ अपनों के दुख भी थे, उन्होंने मेरे को बदनाम किया, वो गुस्सा भरा था मेरे अंदर, बस उसी को लेके मैं पढ़ रहा था। 12 अप्रैल की एग्जाम दी प्रीलिम्स आराम से, तो एग्जाम देके आराम से रिलैक्स हो गया। एग्जाम देने पता तो चल ही जाता है कि हो ही जाएगा इस बार तो। पापा बोले कैसा हुआ पेपर, प्रीलिम्स तो हो जाएगा। फिर बोला ठीक है, तू मेंस की तैयारी वापस स्टार्ट कर। 2 दिन का रेस्ट लिया, 15 अप्रैल से अपने वापस मेंस में लग गए। बस वेट तो था ही रिजल्ट का, तो चाहे कितना भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा, लेकिन वो हो जाता है कंफर्म कि हाँ भाई इस दौरान हो जाएगा। 19 अप्रैल को 6 बजे रिजल्ट आया था मेरा। दोस्त का कॉल आया मेरे सिस्टर के फोन पे, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। तो वो बोला ठीक है देखते हैं। रिजल्ट देखा, प्रीलिम्स पास। सुकून मिला कि चल प्रीलिम्स तो हो गई इस बार, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 प्रीलिम्स फेल था 2024 में, तो प्रीलिम्स तो हो गई। इसमें तैयारी पे लग गया। मेंस के 2 मई की मेंस थी, तो 10-12 दिन बच रहे थे मेरे। दौरान बीच में आरआरबी के एग्जाम भी थी, फॉर्म भर रखा था मैंने 29 उसका अप्रैल का। मैं सोचा यार इस पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों हाथों में लड्डू लेंगे तो दोनों ही नहीं मिलेंगे। मैंने कंप्लीटली बंद कर दिया आरआरबी के सिलेबस को, कुछ नहीं पढ़ना, अपने नॉर्थ पे फोकस है, नॉर्थ पे ही करना है। आप दिल्ली आके 29 अप्रैल की आरआरबी की थी, आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम दिया। आरआरबी का पेपर देखा, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया वापस से। और क्या तैयारी कर रहे थे, क्या सोच के आए थे भाई इस बार तो करना है कुछ भी। लेकिन आरआरबी की इतनी तैयारी नहीं, तो इतना सोचा नहीं मैंने 29 अप्रैल को एग्जाम देके वापस तैयारी स्टार्ट, क्योंकि 2-3 दिन थे मेरे पास में। आराम से 2 मई को यहीं दिल्ली रुका हुआ था मैं, क्योंकि आने जाने में हो जाता, इस वजह से मैं दिल्ली रुक गया था दोस्त के पास में। आराम से 2 मई के एग्जाम दिया, पेपर देके मैंने 154 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 160 में से, 154 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मतलब ऐसे फील हो रहा था कि यार इस बार तो शायद हो ही जाएगा, यार अपन ज्यादा तो नहीं करके आ गए। मैं बोला यार एक्यूरेसी नहीं बैठती मेरे से, एक्यूरेसी बैठती तो 7 साल क्यों घूमते। 2018 से 7 साल हो गए, 25 में एग्जाम दे रहे हैं, एक्यूरेसी बैठते 1-1-2 नंबर से रह रहा हूं मैं, तो पहले सिलेक्शन ले लेते। बोलो भाई मैं तो 154 करके आया हूँ, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आगे अगर 2 मई को 3 मई को एग्जाम देके बोल दिया मेरे को इस बार तो बढ़िया हुआ पेपर, या तेरा हमेशा ही होता है, तो वो तो टोंट तो मारते हैं यार कोई। रिलैक्स हो गया 1-2 दिन। मैं बोला अंकल जी मैं 1-2 दिन तो थोड़ा रेस्ट करता हूँ। टेचो की एग्जाम थी 8 जून की, ले मैंने बेटा वापस लग जा, नहीं है इतना, ठीक है। मैं 4 तारीख से वापस लग गया, तैयारी स्टार्ट।
थोड़ा था दिमाग में कि यार एक बार रिजल्ट का ही वेट कर ले। इतना जल्दी देता भी नहीं है एम्स रिजल्ट, 10-5 दिन तो लगा ही देता है। नॉर्सेट 8 में 6 मई की रात, उस रात का मतलब 9:30 बजे समथिंग आरआरबी ने आंसर की डाली थी, तो मैं उसके फोन में चेक कर रहा था, वाइफ के फोन में आरआरबी की आंसर की को मिला रहा था, मैच कर रहा था। ये नंबर जुड़ रहे थे 55। सोचा भाई रह गई इसमें भी 55 में गोरखपुर से लगाया होता, ओबीसी की 4 पोस्ट थी, सोचा नहीं होगा, खराब हो गया। सोचा कि चल कोई ना, आरआरबी का तो वैसे भी सपना नहीं था। फिर रात 10:15 बजे सिस्टर आई लेके कि दोस्त का कॉल आ रहा है, रिजल्ट आ गया। सोचा आरआरबी के लिए बोल रही होगी, नहीं मेरा मूड खराब अभी, सुबह बात करूंगा, क्योंकि आरआरबी का तो मैंने देख लिया था। वो बोले एम्स का रिजल्ट आ गया। मैं फट से खड़ा हो गया, यार इतनी जल्दी एम्स का रिजल्ट। मैं सोचा वैसे फेंक वेक भी तो आ जाता ना। देखा तो पीडीएफ भेज भाई, फटाफट भेजा। एक एक जो मेरा रोल नंबर थे मिला रहा, पर मिल रहे धीरे धीरे। यार नंबर तो मिल रहे हैं। अब उसमें ये था ना कि जो क्वालिफाई मार्क्स है वो सबकी डालते हैं, मेन फोकस था रैंक पे, उसी रैंक आती है। पूरे नंबर डाला, फर्स्ट फोकस डाला रैंक पे, रैंक देखा 855 आएगा, फोन को फेंक दिया। बोलो हो गया। वो पहले ऐसा था जिसको मैं 7 साल से वेट कर रहा था, वो उस रात पलटा। रात के 10:30 बजे 6 मई को मेरी सिस्टर खड़ी थी, घर वाले सब सो गए थे, गाँव में सब सो ही जाते हैं 10:30 बजे के समथिंग। तो वो भाग के गई और सबसे पहले पापा को बुलाया कि दिनेश का सिलेक्शन हो गया। तो पापा का एक ही वर्ड था, चलो एक का तो हो गया। टेंशन खत्म हुई, क्योंकि वो जो इंसिडेंट्स पीछे हो चुके थे वो बहुत एक्सट्रीम लेवल के इंसिडेंट्स थे। सच बात है। हाँ, तो सारे घर वाले इकट्ठे हो गए। जैसे रिजल्ट आया ना, सबसे पहले मैंने बोला घर वालों को मेरा फोन दे दो। 22 जनवरी से मैं तरस रहा था फोन के लिए। तो मैं जैसे पहले मेरे को पहले फोन दो और कुछ नहीं चाहिए। मैंने फोन लिया, डाली मेरी, रिचार्ज किया, चार्ज करते ही व्हाट्सएप डाउनलोड की और इंस्टॉल कर लिया व्हाट्सएप डाउनलोड करके। तो 10,000 के समथिंग मैसेज थे व्हाट्सएप पे। 6 मई को रिजल्ट आया था। 7 मई की सुबह रात में सो नहीं पाया था, पूरी रात नहीं सो पाया। 20 मई को अलॉटमेंट पता चल गया, प्रॉपर दिल्ली एम्स मिल गया। मेरे पापा का सपना था कि मैं प्रॉपर दिल्ली एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनूं। उनको पता चला कि दिल्ली मिल गया तो वो भी खुश हो गए, मैं भी थोड़ा खुश था यार, कम जीने का मौका तो मिला ना। तो दिनेश जी, आपने जो स्टोरी देखी है, जिस तरीके से आपने बताई है, जो फेस किया आपने लाइफ के अंदर, मतलब दिस इज समथिंग लाइक कि मैंने लाइफ में आज तक ऐसी स्टोरी मैंने सुनी भी नहीं है। और मैं इतने 4-5 साल से चीजें हो रही है, लेकिन मैं लिटरली मजाक नहीं कर रहा। मैंने गरीब से गरीब बच्चे को भी सिलेक्शन लेते हुए देखा, लेकिन ये स्टोरी तो गरीब भी अमीरी की तो है नहीं है, स्टोरी डिफरेंट एकदम। और जिस सिचुएशन से आप निकल कर आए हो ना, मैं सच बता रहा हूं, बड़े से बड़े इंसान भी है ना हिम्मत हार जाता। गाइस, अगर ये स्टोरी जिसने भी अभी तक पूरी ये वीडियो देखी है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर दिनेश कर सकता है ना, तो इस दुनिया में कोई भी कर सकता है। मजाक नहीं कर रहा, कोई भी कर सकता है, कुछ भी, किसी भी डिपार्टमेंट, नॉट ओनली नर्सिंग, कहीं भी डिपार्टमेंट। 1.5 महीने में अगर मैं कर सकता हूँ ना, 1.5 महीने लगा है, वो फेंकने वाली बात नहीं है कि मैंने पापा हुक्का पी रहे उसके उजाले में मैंने पढ़ाई की है, वो वाली स्टोरी नहीं है मेरी। कि बीड़ी के उसमें सिगरेट की धुआं में पढ़ाया मैंने। मैं जो जेल के आया हूं ना, और उसके बाद में सिलेक्शन निकाला हूं ना, अगर मैं कर सकता हूं ना, तो दुनिया का कोई सा भी इंसान सिलेक्शन निकाल सकता है। कुछ भी टफ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना सिलेक्शन निकालने की, वो है फोकस। मैंने जो 1.5 महीने में फोकस किया है ना, मेरी लाइफ में आज तक कभी फोकस। चलो अच्छी बात है। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं, मैं धीरे धीरे सारी चीजें पूछ लेता हूं, देन इसके बाद में चलो पूरी स्टोरी आपके समझ में आई गई होगी। भाई दिल्ली एम्स में आ चुका है, और बाकी इसके अलावा इन्होंने जो चीजें फेस की वो भी आप सारे लोगों के सामने आ चुकी है। आप जब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, मैं वही पूछता हूं डायरेक्ट कि आपने लास्ट मोमेंट के ऊपर जो आपने नॉर्सेट 8 के लिए कौन सी गाइड्स पढ़ी, निकाल लिया 1.5 महीने में सिलेक्शन निकाल लिया? सब मेरे पास ऑनलाइन का कुछ कंटेंट तो था नहीं, क्योंकि फोन वगैरह सब कुछ ले रखे थे घर वालों ने, उन्होंने मना भी कर दिया, लाइब्रेरी जाने से भी मना कर दिया। तो फिर मेरे पास सेल्फ नोट्स थे, खुद के नोट्स, और जो शॉर्ट टॉपिक होते हैं ना अपन बनाते हैं, वो बनाए मैंने, पहले के बनाए हुए थे। मेरे पास बुक्स पढ़ी थी मोस्टली एनक्लेक्स, ओमेगा और टारगेट आई। मैं सोचा बस यही है अपने पास में, और कुछ है नहीं। वो तो ऐसा जीरो तो था ही नहीं ना, सिक तो पहले से क्लियर था ही। 1.5 महीने में मोस्टली एनक्लेक्स, ओमेगा के क्वेश्चन निकाले, टारगेट आई के जो की पॉइंट्स होते हैं ना, उनको रिवाइज किया बार बार में। तो मेरे मतलब जो गलतियां हो रही थी ना, इजी क्वेश्चन हमेशा मेरे गलत हो रहे थे, सबसे ज्यादा मैंने फोकस उसी पे किया। और सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट यही था कि मोस्टली एनक्लेक्स का पैटर्न आया उस नॉर्सेट 8 में, और मैं निकल गया। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिनेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की उस पर्टिकुलर 1.5 महीने के अंदर? मैंने सर 1.5 महीने में समथिंग 18 से 20 घंटे। मैं सोता ही नहीं था रात को, मेरे को नींद नहीं आती थी, मेरे दिमाग में बस वही रहता था, ये इतने क्वेश्चन रह गए, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। 18 से 20 घंटे मैंने 1.5 महीने में कंटिन्यू स्टडी किया। 18 से 20 घंटे। देखो, ये आप नींद नहीं आती थी। ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे बड़ा चढ़ा के बोल रहे? बड़ा चढ़ाने से क्या होगा? बोलते हैं कि भाई जैसे कि यार 18 से 20 घंटे इंसान पढ़ नहीं सकता, ऐसे कुछ? मेरे पास टाइम नहीं था।
1.5 महीना बहुत कम टाइम होता है, 1.5 महीने में सिलेक्शन की कोई सोच भी नहीं सकता। चलो बहुत अच्छी बात है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी बताना चाहो आप सारे लोगों को कि जिस स्ट्रेटेजी से वो 1.5 महीने के अंदर सिलेक्शन ले ले, या फिर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, जैसे अभी नोट से 10 लगने वाला है, अभी 3-4 महीने हैं, तो कैसे सिलेक्शन ले वो? देखो भाई, एक चीज बताना चाहता हूं मैं, 1.5 महीने में तो कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। कि मैंने पहले भी ऐसा नहीं है कि मैं जीरो से स्टार्ट करके मतलब बिना कोचिंग किए, क्योंकि मैंने पहले से कोचिंग कर रखी थी, बेसिक वगैरह मेरा क्लियर था। मैंने रिवाइज पे ज्यादा फोकस किया, और सबसे ज्यादा फोकस किया वो शॉर्ट नोट्स पे। खुद के अपने नोट्स बनाए, मतलब जो मेरे से गलतियां हो रही थी ना बार बार एग्जीक्यूशन की, ऐसा मेरे एग्जीक्यूशन गलत होते थे, मैंने उन पे फोकस किया, उनको बार बार रिवाइज किया, और वही मेरा सबसे टर्निंग पॉइंट था। शॉर्ट नोट्स बना के और उन्हीं में से क्वेश्चन आके मैं क्रैक कर दिया। चलो 1.5 महीने में इतना इजी नहीं होता, सच बात है, सोच ही नहीं सकता कोई। नहीं सोच नहीं सकता बिल्कुल, मतलब ये रियलिटी है। देखो इन्होंने पहले भी तैयारी की हुई है, तो इनको लगभग पूरा आइडिया था कि किस टाइप का सिलेबस है और क्या पूछा जाता और है। इतने दिन से अगर एग्जाम दे रहे थे ना, तो पता चल चुका था कि नॉर्सेट क्या पूछ रहा है, दिल्लीम से बार बार में कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो थोड़ा उन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस किया मैंने, कि जो टॉपिक जो पूछ रहा था ना, मैंने सबसे पूरा नहीं पढ़ा, मैंने पूरा पढ़ता 1.5 महीने कहां से कवर होता, सबसे ज्यादा फोकस किया मैंने जो पूछ रहा है ना ये कंटेंट 3-4 साल से, कभी क्या तो उन्हीं का समराइज करके लास्ट के 10 साल के मैंने पेपर उठाए, उन्हीं को वापस बार बार में क्वेश्चन निकाले, जो गलतियां हो रही थी उनको सुधारा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो सोल्ड पेपर ओल्ड पेपर है ना, उनको सोल्व करो, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। हर साल नॉर्सेट में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये कंफर्म है। तो उन्हीं को मैंने देखा कि यार यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स पे मैंने रिवाइज किया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा दिनेश जी, कि इस पूरे स्ट्रगल पीरियड के टाइम के ऊपर आपका किस लोगों ने साथ दिया, और ये जो श्रेय आप किसको देना चाहेंगे आपकी सक्सेस का? देखो, सबसे पहले जो सबसे बड़ा श्रेय देना चाहता हूँ, मेरे बाबा को देना चाहता हूँ। बाबा के बिना ये सब चीजें, हाँ खाटू श्याम जी, उनके बिना पॉसिबल ही नहीं था। हारे का सहारा था वो, उनके पास था लास्ट ऑप्शन कि बाबा या तो बचा ले या तिरा दे, 2 ही ऑप्शन। उस दौरान मेरी सिस्टर, दोनों सिस्टर मेरे से बड़ी है, मेरी दीदी, तो एक ही बात बोली कि तुम मर मत जाना। तो उन्होंने मेरे इतना स्टैंड लिया, हर उस नाकामयाबी पीछे थी वो मेरे साथ खड़ी थी, मेरे सिस्टर, मेरे माँ बाप और मेरा दोस्त, और कोई नहीं साथ था मेरा। फैमिली सबकी साथ होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा दुख हुआ वो मेरे अपनों का दुख था। मैं नाम तो किसी का ले नहीं सकता, रिश्ते बिगड़ते हैं इन चीजों से, नहीं लेना भी मत यहाँ पे। हाँ, लेकिन जो दुख था ना वो बड़ा था कि मैं जो मतलब इतना जो जिस वजह से मेरे को बदनाम किया वो था नहीं। सबसे ज्यादा मेरा साथ देने में, मेरे स्ट्रगल में, सब में मेरे सिस्टर का साथ था, मेरी दीदी का साथ था, मेरे माँ बाप का साथ था, मेरे दोस्त का साथ। बरतर लड़के की लाइफ है ना भाई, बहुत हार्ड है, मैं सच बता रहा हूँ आज के टाइम पे ना। ऊपर से 80-20 भी बहुत टफ था, बहुत टफ है भाई, ये सच बात। देन आज मैं बहुत कम बोला हूँ, मैं ना के बराबर बोला हूँ आज पूरी वीडियो में। भाई का ही पूरी ये डेडिकेटेड वीडियो है, और मैं दिनेश जी को पर्सनल लेवल पे भी जानता हूँ, अब तो मैं मिल लिया, बहुत सारी तरीके से बात होती है। सर आपकी पहले भी मैंने देखता था, मैं पहले मन भी था पहले से भी मिलने का, लेकिन ऐसे तो अगर मैं नर्सिंग ऑफिसर नहीं बनता, दिल्ली में नहीं आता, तो कभी मुलाकात नहीं होती अपनी। बात है। तो बस दिल में यह था यार एक बार सक्सेस होने के बाद में मिलेंगे। फ्यूचर में कोई भी ये स्टूडेंट देख रहा है वीडियो और सिलेक्शन लेता है फ्यूचर में, तो बिल्कुल जैसे दिनेश जी आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप भी यहाँ पे आके एक दिन बैठे हो, अपनी ही स्टोरी अपने मुंह से बताएंगे कि कैसे आपने सिलेक्शन लिया है। ये फैक्ट बात है, मैंने आज से नहीं 5 साल से मैं यही बातें बोल रहा हूँ, और आगे भी यही बात आपको सुनते रहेगी। तो बस यही था सारा सब कुछ इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पूरी मोटिवेशनल स्टोरी है, और यहाँ तक वीडियो को देखा है आपने और फिर भी कोई डाउट रह जाता है और दिनेश से आपको पर्सनल लेवल पे बात करने, कुछ पूछना है, तो इंस्टाग्राम की आईडी आपके सामने शो हो रही होगी, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा। और बाकी इसके अलावा मेरे को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी मैं जो फ्री बुक्स गिव अवे करता रहता हूँ, वो सारा सब कुछ आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे। कंटेंट अच्छा है प्रेस सीरीज का, बिल्कुल, तो इसलिए वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी है और आप फॉलो कर सकते हो। बाकी इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।